सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस किया था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, और बायनॉमियल वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हमने जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करी थी, और साथ साथ फिर मीन एंड वेरिएंस का भी इसके ऊपर जो है वो जो कैलकुलेशन है हमने उसको भी चेक किया था। नाउ आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन आती है, और उसकी पहचान यानी आप अगर उसको किस सवाल को पढ़ेंगे तो उसके सवाल में आपको क्या मिलेगा, उसके सवाल में आपको मिलेगा दैट इज एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस। यानी जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी उस चीज़ का एवरेज आपके सवाल में गिवन होगा, और सिर्फ आपके पास उस चीज़ का एवरेज गिवन होगा। एवरेज के साथ साथ आपको गिवन होगी दूसरी चीज़ जो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसका एवरेज भी गिवन होगा, और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी आपके पास जो है वो शो हो रही होंगी। अच्छा, अब यहाँ आपके पास जो है वो आता है क्या यहाँ आपके पास जो है अगर आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे तो कभी कभी आपके पास ऐसा होता है कि आपको वो लिख कर देता है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, और कभी कभी आपको जो है वो इसके क्वेश्चन को पढ़ के जो है वो अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि आपके पास जो सवाल आ रहा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है, एवरेज गिवन होता है। अब यहाँ आपके पास जो सवाल है वो कैसा है, हमने यहाँ पे कुछ पास पेपर के सवाल जो है वो आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके रखे हुए हैं ताकि उसको हम अप्लाई कर सकें। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो है उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ई की पावर माइनस म्यू। ये ई आपके पास क्या होता है, कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है, और जहाँ आपके पास कैलकुलेटर में एल एन होगा उसके साथ ही आपके पास जो है वो ई आ रहा होगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब आप ई प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर बनी हुई आ जाएगी, वहाँ आपने उसकी वैल्यू लिखनी होगी। और अगर आपके पास ये ई लिखा हुआ आता है और सिंपल कैलकुलेटर आपका है, यानी नेचुरल डिस्प्ले नहीं है, यानी जिसमें पावर अलग से नहीं आती है लिखी हुई, तो आपने ई के साथ डायरेक्ट इसकी वैल्यू को लिखना होगा। यानी ई की वैल्यू लिखने के बाद पावर का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद ई की पावर माइनस म्यू, यानी जो एवरेज है वो आ जाएगी इसकी पावर में, फिर म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। यानी ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला है फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू यहाँ पे क्या है, आपके पास एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस होगा, और एक्स जो होगा आपके पास दैट इज द नंबर ऑफ सक्सेस। अब अगर यहाँ पे आप देख लें, अगर हम इसके सवाल को देखें तो इसके सवाल में क्या आ रहा है आपके पास, 2017 regular question number 9b, a random variable follows the Poisson distribution with mean 1.5। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया कि ये आपके पास जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, और उसके अंदर मीन उसने आपको बता दिया दैट इज 1.5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 2, पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यानी इसके हम सोल्यूशन पे जाते हैं तो इसके सोल्यूशन में आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपने इसको डाटा बनाना है। डाटा में आपके पास क्या है, तो आपके पास मीन गिवन है, ठीक है जी, यहाँ भी लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं म्यू इक्वल्स टू 1.5। अच्छा जी, और फर्स्ट हम रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर रहे हैं ये, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे लिए है, उसके लिए मीन आपके पास है म्यू, एंड एक्स की वैल्यू क्या मांग रहा है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मांग रहा है लेस देन इक्वल्स टू 2। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0, 1 और 2, ठीक है जी। लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, 2 या 2 से छोटे, तो 2 से छोटे ये तीनों आ जाएंगे।
जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कैलकुलेट करनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, और साथ में इन तीनों को हमने क्या करना है, ऐड करना होगा। तो अब सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्या, सबसे पहले मैं लेता हूँ अगर मैं x इक्वल्स टू 0 करता हूँ, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 करूँगा तो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। यानी यहाँ आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल्स टू e की पावर हो जाएगी माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं अगर हम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास e की पावर माइनस 1.5 का मतलब हो जाएगा e की पावर माइनस 1.5 मीन्स दैट इज 0.2231, 0.2231 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल का मतलब 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का आंसर आ जाएगा 0.2231। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं x इक्वल्स टू 1। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। और जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। यानी आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 विल बिकम 0.2231 e की पावर माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 1 का मतलब 1.5 होगा, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। तो अब आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 0.223 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू 0.3346। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं x इक्वल्स टू 2। एक ही फॉर्मूले में बारी बारी इन तमाम वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये हो जाएगा आपके पास e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ठीक हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बिकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो जाएगी आपके पास e की पावर माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1.5 तो सेम रहेगा, 0.2231 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 2 जो है वो बन जाएगी आपके पास 2.25 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बिकम 2.25 मल्टीप्लाई बाय 0.2231 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2509। यहाँ आपके पास जो है वो 3 आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। अब जब हम उसको दोबारा लिखते हैं, हमें चाहिए थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का आंसर था 0.2231, ठीक है जी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का आंसर आया आपके पास 0.3346 और फिर आया आपके पास आंसर 0.2509। अब मैं अगर इन तीनों को ऐड करूं, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x
लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब हो जाएगा 0.2231 प्लस 0.3346 प्लस 0.2509, दैट इज इक्वल्स टू 0.8086। ये हो जाएगा हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। अच्छा, यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 को वो क्या कह सकता है, वो आपको कह सकता है कि एट मोस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो एटमोस्ट 2 का मतलब ही क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 2। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या होना चाहिए, 2। तो ज्यादा से ज्यादा 2 कब होंगे आपके पास, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब होगा कि आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर एटमोस्ट लिख कर आएगा तो भी हमें यही काम करना होगा, ठीक है जी। और अगर ये लेस देन इक्वल्स टू लिख के दे दे तब भी हमें उसकी वैल्यू से कम वैल्यूज की तमाम प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करके उसमें हमें उसको ऐड करना होगा। ठीक हो गया ये। तो ये था आपका रिक्वायरमेंट 1। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट 2 की तरफ मूव करें, तो रिक्वायरमेंट 2 क्या कह रही है आपके पास, रिक्वायरमेंट 2 कह रही है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास मीन जो है वो आपके पास कितना है, मीन है हमारे पास 1.5, और x जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है 4। तो अब तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर x होल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो अब आपके पास का आंसर के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 विल बिकम 0.2231 e की पावर माइनस 1.5, 1.5 की पावर 4 जो है वो आपके पास हो जाएगी कितनी, हो जाएगी 5.0625, और होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल बिकम 24। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 विल बिकम 0.2231 multiply by 5.0625 and divided by 24, that will become 0.047। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी के अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अभी हमने 2 सवाल करे हैं, जिसके अंदर एक हमने एटमोस्ट या लेस देन इक्वल्स टू वाला सवाल किया, और एक हमने एग्जैक्ट वैल्यू का सवाल किया। तो आई होप ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। और अब जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एटलीस्ट के सवाल को भी जो है वो देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमने एटमोस्ट या लेस देन इक्वल्स टू वाले पार्ट को सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें एटलीस्ट आपको जो है वो हम समझाएंगे। यानी आपके पास, अगर आपके पास जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल जो है वो एट एटलीस्ट की कंडीशन में आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन लेते हैं, तो इसके सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, द नंबर ऑफ एंट्रीज मेड इन एन अकाउंट रिसीवेबल इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू इक्वल्स टू 5 पर डे, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। What is the probability that on a specified day at least 4 entries will be received? अब at least 4 entries का मतलब क्या हो जाएगा,
एटलीस्ट 4 एंट्रीज का मतलब है कि कम से कम 4 एंट्रीज। तो कम से कम 4 एंट्रीज का मतलब हो गया कि उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसको हम लिखते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 का मतलब है 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब ये सो ऑन की कोई लिमिट नहीं है। अगर लिमिट कोई नहीं है तो अगर आप को याद हो कभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने एटमोस्ट या लेस देन की वैल्यू देखी थी। तो लेस देन में तो हमारे पास लिमिट थी, लेस देन इक्वल्स टू 2 फाइंड करना था, तो हमने 0, 1 और 2 को कैलकुलेट किया था, ठीक है। बट अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 कह रहा है और कोई अपर लिमिट नहीं है, तो हम कितनी यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम तमाम प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट समझना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट आपको समझने के लिए यहाँ एक कैलकुलेशन छोटी सी करके दिखाते हैं। कैलकुलेशन नहीं, ये अंडरस्टैंड करने के लिए, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये करना नहीं होता। probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 probability of 4 probability of 5, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। अब इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, ये सो ऑन है। अगर मैं इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, सबको अगर निकाल के टोटल करूंगा तो टोटल कितना आएगा, टोटल आता है 1। अब इस सवाल के हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4, 5, 6 और उसके आगे की तमाम प्रोबेबिलिटीज को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4। तो ये तमाम आगे की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है जी, ये जो 4 और 4 से आगे की तमाम प्रोबेबिलिटीज हैं सो ऑन, ये सब कवर हो जाएंगी किसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 में। इन सब का टोटल कितना आ रहा है, इन सब का टोटल आ रहा है 1। अगर मैं इनकी पीछे की प्रोबेबिलिटीज को देखूं, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2, 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4, ऐसी है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 4 है ना, ये सारी वो वैल्यूज हैं जो 4 से छोटी हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये तमाम वो प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी कि जो 4 और 4 से बड़ी हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4 को, ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी। क्योंकि अपर लिमिट कोई नहीं थी तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि हम कितनी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें डायरेक्टली। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो आप कैलकुलेट करते ही रहेंगे, ये तो खत्म ही नहीं होंगी, कोई ना कोई आंसर जनरेट होता रहेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट यूज करना पड़ता है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक हो गया। तो 4 से ज्यादा 4 और 4 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 4 से कम वाली प्रोबेबिलिटीज जो है वो क्या करेंगे, हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो अब 4 में से कम वाली प्रोबेबिलिटीज माइनस करने का मतलब है मुझे यहाँ पे 4 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, 0, 1, 2 एंड 3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4 को माइनस। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 विल बिकम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, probability of 1, probability of 2 एंड probability of 3। ये चारों प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो क्या है, लेस देन 4 में आ रही हैं, तो इन सबको प्लस करके मैं 1 में से माइनस करवा दूंगा। और फॉर्मूला मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस म्यू,
ये जी ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर एक्स, म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। अब बारी बारी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो विल बिकम e की पावर माइनस फाइव, म्यू की जगह फाइव आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो विल बिकम, यानी e की पावर माइनस फाइव, ई की पावर माइनस फाइव जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, ई की पावर माइनस फाइव का आंसर आ जाएगा 0.0067 मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर ज़ीरो वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो फैक्टोरियल वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो जो है वो आपके पास आएगी 0.0067। सेकेंड वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है x इक्वल्स टू वन। तो ये हो जाएगा कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इक्वल्स टू ई की पावर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर वन डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन विल बिकम 0.0067, 0.0067 मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर वन फाइव डिवाइडेड बाई वन। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इक्वल्स टू 0.0336। ठीक हो गया। फिर आपके पास x की वैल्यू जो है वो टू आएगी। जब x की वैल्यू टू आएगी आपके पास तो इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इक्वल्स टू ई की पावर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर टू डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। यानी ये हो जाएगा 0.0067 मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर टू 25 डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल का मतलब टू। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.0067 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड डिवाइडेड बाय टू। ये आ जाएगा आपके पास 0.0837। और फिर आपके पास हम थर्ड वैल्यू निकालते हैं, दैट इज फोर्थ वैल्यू है x इक्वल्स टू थ्री की। तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री इक्वल्स टू ई की पावर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री विल बिकम ई की पावर माइनस फाइव तो होगी 0.0067 मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर थ्री का मतलब हो जाएगा 125 होल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल का मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन दैट इज सिक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हो जाएगी आपके पास कितनी, 0.0067 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाई सिक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1395। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मुझे जो चाहिए थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर कैलकुलेट करना था, और उसके लिए मुझे इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री को माइनस कराना पड़ेगा। तो इट विल बिकम, ये हो जाएगा वन वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो निकली थी 0.0067 प्लस 0.0336 प्लस 0.0837 प्लस 0.1395। ये चारों आंसर्स को मैं ऐड करके वन में से क्या करूँगा, माइनस करा देता हूँ। यानी 0.0067 प्लस 0.0336 प्लस 0.0837 प्लस 0.1395। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2635। और जब मैं इसको वन में से माइनस कराऊंगा तो ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर, दैट इज इक्वल्स टू 0.7365।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, द नंबर ऑफ एंट्रीज मेड in an account receivable is a Poisson random variable with mean mu equals to 5 per day. The probability that on a specified day at least 4 entry will be received will be 0.7365. यानी अगर हम अकाउंट रिसीवेबल की नंबर ऑफ एंट्रीज जो हो रही हैं, अगर वो पॉइजन रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन जो है वो 5 पर डे है, यानी 5 एंट्रीज पर डे मीन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर किसी स्पेसिफाइड डे के ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास कम से कम 4 एंट्रीज रिसीव हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.7365। यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जब आप मीन की बात करते हैं, तो मीन का मतलब क्या होता है कि आपने जो प्रीवियस डाटा से कैलकुलेशन करी है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास कुछ वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, मीन से ज्यादा भी होंगी, कुछ वैल्यूज आपकी मीन से कम भी होंगी, ठीक है। कुछ वैल्यूज मीन से ज्यादा होंगी, कुछ वैल्यूज मीन से कम होंगी, जिसका मीन आ रहा है 5। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपके जो 4 टेस्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल 4 टेस्ट हुए हैं, उनके अंदर आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, तो आपके मार्क्स जो हैं वो तो डिफरेंट आ रहे होंगे। किसी में 10 आए होंगे, किसी में 12 आए होंगे, किसी में 15 आए होंगे, किसी में 20 आए होंगे। अब वो आपको कहे अगर कि बताइए बताइए आपका मीन कितना आया है, ठीक है, या आपके एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, चारों टेस्ट के मार्क्स को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि कोई सेंट्रल वैल्यू आ जाए जिससे आपके मार्क्स जो है वो कम भी होंगे और आपके मार्क्स उससे ज्यादा भी आ रहे होंगे, यानी वो एक बीच की वैल्यू आ जाती है। तो ये याद रखिएगा कि मीन जो है वो एक सेंट्रल वैल्यू है आपके डेटा की। यहाँ पे भी जो मीन नंबर आपको देता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो यही शो कर रहा होता है कि ये आपकी कोई एक सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है ये आपका एटमोस्ट, एटलीस्ट और एग्जैक्टली तीनों पार्ट्स में हमने इसको सवाल कर दिया। हाँ, अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है। यहाँ आपको इसने क्या कहा है, यहाँ आपको जो है वो एक चीज उसने बताई है, दैट इज रैंडम पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू इक्वल्स टू 5 पर डे, यानी एक दिन का मीन जो है वो 5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ऑन स्पेसिफाइड डे, अब एक ही पर डे का आपको जो है वो मीन दे रहा है और एक ही दिन की जो है वो आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो इसलिए अभी मुझे यहाँ पे मीन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहे कि एक दिन का मीन जो है वो 5 है और हम जो इंटरवल लिख रहे हैं वो 3 दिन का इंटरवल है, यानी हम जो अब अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो 3 डेज का इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब मेरा मीन जो है वो चेंज हो जाएगा। जब भी आप सवाल पढ़े पॉइजन का, और पॉइजन के सवाल में रिक्वायरमेंट जो है आपके मीन की जो गिवन मीन्स की रिक्वायरमेंट से अगर अलग होगी, तो आपने अपना मीन को मॉडिफाई करना होगा। अब यहाँ मिसाल जो मैंने अभी आपको कोट करी है उसके अंदर मैंने आपको कहा कि आपके पास मीन जो था वो एक दिन का था, पर डे का मीन था, और जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है अगर वो 3 दिन के इंटरवल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है, तो इट मींस दैट कि अब वो क्या कह रहा है आपसे कि आपने अपने मीन को जो है वो क्या करना होगा, आपने अपने मीन को भी यहाँ पे चेंज करना होगा। अगर एक दिन का मीन 5 है, तो 3 दिन का मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मीन की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 डेज का मीन बन जाएगा आपके पास 15। इसी तरीके से अगर वो 2 डेज की बात करें कि 2 डेज इंटरवल के अंदर में प्रोबेबिलिटी चेक करनी है और एक दिन की आपको मीन वैल्यू दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, उस मीन वैल्यू को 2 डेज पे कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 करके। ठीक हो गया। अगर वो कहता है कि मैं 5 डेज का आपको जो है वो इंटरवल ले रहा हूँ, अब 5 डेज के लिए क्या होगा, मीन चेंज हो जाएगा। एक दिन का अगर मीन 5 है तो 5 डेज का मीन निकालने के लिए 5 × 5 फिर क्या हो जाएगा 25। उस सवाल उस रिक्वायरमेंट के लिए मीन विल बिकम दैट इज 25। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिक सवाल है। ठीक है जी, आई होप कि आपका एटलीस्ट एटमोस्ट और एग्जैक्टली वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका वो आपको जो है वो थोड़ा सा अभी क्लियर हो गया होगा।
अब हम इंशाल्लाह मूव करेंगे आपके बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन के क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो सवाल देखे वो तीनों सवाल जो थे वो हमारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के सवाल थे। ठीक है, और अब हम जो यहाँ आप सवाल देख रहे हैं वो सवाल हम यहाँ देख रहे हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपके पास जो क्वेश्चन है वो बायनोमियल का आता है, बट बायनोमियल के सवाल में दो कंडीशंस आपके पास ऐसी आती हैं सवाल के अंदर, यानी गिवन जो होती हैं आपको, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, बायनोमियल की बजाय हम उसको पॉइजन से सॉल्व कर देते हैं। ऑल्दो उसको हम बायनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है वो लेंदी हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उसकी वैल्यूज की वजह से। तो वो दो कंडीशंस क्या हैं, वो दो कंडीशंस क्या है आपके पास, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो 20 या 20 से बढ़ बढ़ जाए, और जो आपकी जनरल प्रोबेबिलिटी जो बायनोमियल में गिवन होती है वो अगर 5% या उससे कम हो जाए, तो हम फिर क्या करेंगे, हम उस बायनोमियल के सवाल को बायनोमियल की बजाय पॉइजन से अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। और बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास, इसमें फिर आपके रिजल्ट्स में जो है वो फर्क नहीं आता, फ्रैक्शनल डिफरेंस होता है, दैट्स इट, और उसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। तो अब इसका सवाल देखते हैं हम। यहाँ हमने इसका सवाल रेडी रखा हुआ है, 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8B में इसका ये सवाल आया है। सवाल क्या था आपके पास, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन डाइज फ्रॉम अ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन इज 0.003। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2000 such patients may die। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, इसके लिए मैं पहले ही आपके पास क्या करता हूँ, सॉल्यूशन ले लेता हूँ। और सॉल्यूशन बनाने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डाटा लिखते हैं। तो अगर हम डाटा देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, दैट इज 2000। ठीक हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास है 2000। ठीक है, और जो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है मोर देन 2 की। ठीक है जी, यानी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x ग्रेटर देन 2। ठीक हो गया। अब x ग्रेटर देन 2, तो आपको पता है पॉइजन, अभी हम देखेंगे कि पॉइजन के लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए सॉल्व। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन है वो किस चीज की गिवन है, पर्सन डाइज। ठीक है जी, अगर वो पर्सन जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मर जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.003। और हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें भी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट द पेशेंट्स में डाई की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बायनोमियल में बताया था कि अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जिसकी है और जो गिवन जनरल प्रोबेबिलिटी अगर वो सेम होते हैं, तो इट मीन्स कि वो आपको पी दे रहा है, और पी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.003। अब जो यहाँ पे n और p दो वैल्यूज आ रही हैं, ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में कहा इसने कि अगर n आपके पास क्या हो जाए, बड़ा हो जाए 20 या 20 से ज्यादा हो, और p की वैल्यू क्या हो जाए, छोटी हो जाए 0.05 से, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उस बायनोमियल के सवाल को हम कोशिश करते हैं पॉइजन से कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये कंडीशन मीट हो रही है। ठीक हो गया। अब इस सवाल को हम बायनोमियल से ऑल्दो कर सकते हैं, बट हम इसको क्या कर रहे हैं, अपनी ईज के लिए हम क्या कर लेंगे, हम इसको पॉइजन से सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम इसको पॉइजन से सॉल्व करते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख लेते हैं यही लाइन, बाय यूजिंग बायनोमियल approximation। ठीक है जी, बाय यूजिंग बायनोमियल approximation टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल की अगर हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं पॉइजन पे, तो हमें चाहिए मीन। ठीक है जी,
पॉइजन सॉल्व करने के लिए चाहिए मीन, और मीन की वैल्यू कैसे निकलती है, ये हमने बायनॉमियल में पढ़ा था कि एन और पी को मल्टीप्लाई करके। तो मेरे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.003। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आपके पास म्यू की वैल्यू जो है वो बन जाएगी, दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.003। तो ये आ जाएगी आपके पास 6। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2000 पेशेंट्स हैं और वो कह रहे हैं मोर देन 2 of 2000 पेशेंट्स, सच पेशेंट्स में डाई, यानी 2 से ज्यादा अगर पेशेंट्स वहां पे डाई कर जाए तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब 2 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 का मतलब हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन टू 2000। तो ये तो 3 से लेके 2000 तक तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से इसको कॉम्प्लीमेंट कर लूंगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं भाई, अब जब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 रिक्वायर्ड है, ठीक है जी, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 रिक्वायर्ड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस कर दूंगा। यानी ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 2 और 2 से कम वाली प्रोबेबिलिटीज तो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे 2 और 2 से कम वाली प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करके 1 में से माइनस करा दूंगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो इट विल बिकम, अब आपके पास फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। अच्छा, और अब यहाँ पे मुझे 0, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं पहले लेता हूँ x इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा क्या आपके पास, probability of 0 will become e की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो probability of 0 will become e की पावर -6 कर लेते हैं यहाँ पे, e की पावर -6 will become 0.0024 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो जाएगा आपके पास 0.0024। ठीक है जी। फिर हम जाते हैं किस पे, x इक्वल्स टू 1 पे। तो x इक्वल्स टू 1 का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 विल बिकम e की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 विल बिकम 0.0024 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1। और ये हो जाएगा कितना आपके पास, 0.0024 मल्टीप्लाई बाय 6 विल बिकम 0.0148। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 करके, x की वैल्यू 2 करके जब हम निकालेंगे, तो अब आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल्स टू ई की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। that will become probability of 2 equals to 0.0024 multiplied by 36 and divided by, ये 2 factorial will become 2 factorial, 2 factorial will become 2। ठीक है जी, 2 1 are 2। तो probability of 2 will become 0.0024 multiplied by 36 and divided by 2। तो ये हो जाएगा 0.0432। ये मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3 वैल्यूज जो है वो जनरेट हुई हैं यहाँ पे। अब जो मुझे कैलकुलेट करना था मैं वो यहाँ पे वो लिखता हूँ। तो वो क्या था मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 निकालने के लिए मुझे 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0
प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 विल बिकम 1 माइनस 0.0024 प्लस 0.0148 प्लस 0.0433। ठीक हो गया जी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 विल बिकम 1 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 0.0432। ठीक है जी। और प्लस कर देते हैं इसमें 0.0148 और प्लस कर देते हैं 0.0024। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.0604। ठीक है जी। और 1 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 0.9396। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 जो हमें रिक्वायर्ड थी, और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको हम जो है वो बायनोमियल से क्यों नहीं करते? हम इसको बायनोमियल से इसलिए नहीं करते क्योंकि बायनोमियल के सवाल में कॉम्बिनेशन हमें यूज करनी पड़ती है, और कॉम्बिनेशन आपके कैलकुलेटर में क्या होगी, एक लिमिटेड फैक्टोरियल की वैल्यू है वहां तक निकाल सकते हैं आप, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपके पास जो है वो आंसर हो जाएगा, the probability that a person dies from respiratory infection is 0.003. Find the probability that more than 2 of 2000 such patients may die will be 0.9396। अगर एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बंदे के मरने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.03 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि 2 से ज़्यादा लोग आउट ऑफ 2000 सच पेशेंट्स उस इन्फेक्शन से मर जाएं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.9396। ठीक हो गया। ये हमने कॉम्प्लीमेंट भी देख लिया यहाँ पे, और इसी के अंदर हमने जो है वो क्या कर लिया, इसी के अंदर हमने जो है वो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन भी कर लिया। तो आज के सेशन के अंदर हमने जो है वो अभी डिस्कस करा, जो था आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व किया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम कॉम्प्लीमेंट लेके एटलीस्ट के सवाल को हमने देख लिया, और उसके साथ साथ फिर हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही जो है वो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से करके आप जो है वो पॉइजन को अप्लाई करते हैं, हमने उनको भी देख लिया। तो आई होप कि आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो समझने में काफ़ी आसानी हो गई होगी। अब आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करके आप इसको जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप उसके लिए मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है।